आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और फार्मूलाज को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी जो हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, डिस्कस किया है, जिसकी वीडियोस जो है वो आप पहले देख चुके होंगे। आज हम उस चैप्टर 4 के पहले फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं फार्मूलाज से। पहला फार्मूला है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो तो फार्मूला होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमने जो है ना वो वाई एक्सिस यानी वाई कंपोनेंट फाइंड करना हो तो फार्मूला होगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, ये वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। और अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हो और हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो फिर F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई। यानी ये फार्मूला यूज होगा क्या फाइंड करने के लिए? फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहें, डायरेक्शन से मुराद थीटा यानी फोर्स की का एंगल मालूम करना चाह रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है, अगर हमें फोर्स और मूवमेंट आर्म दिया है, हमने टार्क निकालना है तो टार बराबर आ जाएगा एफ इंटू एल और टार्क का एस से यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, और अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से लगाना हो, उससे हमने फोर्स या वेट निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स या सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो फर्ज करें क्लॉकवाइज मूवमेंट W1 की वजह से पैदा हो रहा है तो W1 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W1। ठीक है, W1 फोर्स है, वेट फोर्स होती है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज W2 मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म ऑफ W2। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हमें कपल का टार्क फाइंड करने के लिए कहा जाए तो टार्क ऑफ कपल बराबर होता है F इंटू ए बी। एफ से मुराद क्या होता है? एफ से मुराद होता है एनी वन फोर्स ऑफ कपल, एनी वन फोर्स ऑफ कपल, कपल की कोई एक फोर्स। और ए बी क्या होता है? ए बी होता है कपल आर्म। ए बी किसको कहते हैं? कपल आर्म। और अगर आपको याद हो, अगर आपने ये कपल वाली वीडियो देखी हुई है तो कपल आर्म क्या होता है? कपल आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस, यानी कपल फोर्सेस का आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी ये फर्ज करो ना, ये स्टीयरिंग पे, ठीक है, इधर भी ये कपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। ठीक है, तो कपल आर्म किसे कहेंगे? कपल आर्म इसको कहेंगे। इन दोनों फोर्सेस का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कहलाएगा कपल आर्म। ठीक है, तो ए बी कपल आर्म होता है, ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल फोर्सेस। ठीक है, और ए बी क्या होता है? ओ ए प्लस ओ बी। यानी फर्ज करो अगर ये ए है और अगर ये बी है और ये ओ है तो ओ ए और ओ बी को प्लस करें, ओ ए प्लस ओ बी, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ए बी।
ए बी बराबर है ओ ए प्लस ओ बी, तो ओ ए भी आर होता है, ओ बी भी आर होता है, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r। ठीक है, तो कपल का टार्क मालूम करने के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया, ये 7th फार्मूला है। ठीक है, फार्मूलाज को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 4.1 कहता फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। कहता है इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने। पहली फोर्स क्या है? 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। 3 फोर्सेस हैं। ठीक है, एक को हम F1x कह देते हैं। 1x क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग 2 हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, आपको पता ना ये 2 वर्टिकल लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया, तो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट साइड पर एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पे एक्स डैश यानी नेगेटिव एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे वाई डैश यानी नेगेटिव एक्सिस। एक फोर्स पॉजिटिव एक्सिस की तरफ दी है, उसे F1x कह दिया, वो है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। और एक फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दी है, उसे मैंने F2x कह दिया, वो है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस के अलोंग है, इसे Fy कह दिया। एक्स एक्सिस के अलोंग 2 हैं, एक को F1x कह दिया, एक को F2x। F1x 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है, F2x 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये जो 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है, इसको Fy कह दिया। ठीक है, फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स, यानी F की मैग्नीट्यूड निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन यानी थीटा निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये है, F इज इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। लेकिन Fy तो है हमारे पास, Fx नहीं है। Fy है ना, ये देखें, समझ आ रही बात की? ये Fy दिया हुआ है, लेकिन पहले हमें Fx निकालना पड़ेगा, तब हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Fx निकालने के लिए क्या करेंगे? जो F1x और F2x है ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे। Fx होगा F1x प्लस माइनस F2x। F2x का माइनस क्यों लगा है? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और नेगेटिव एक्सिस की तरफ वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो F1x 10 है, प्लस F2x माइनस 4 हो गई, 10 प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 4 6 न्यूटन। Fx भी 6 न्यूटन आ गया। ठीक है, Fx भी 6 न्यूटन है और Fy भी 6 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए F इज इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। ठीक है, Fx क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस Fy क्या? 6 है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 72, 72 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 8.48 न्यूटन। और अगर इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपको पता है राउंड ऑफ होने वाली वैल्यू अगर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो उसे राउंड ऑफ करके उससे पहले वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देते। तो चूंकि 8 5 से बड़ा है, जब 8 को राउंड ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है, तो ये 4 में 1 इंक्रीज कर देंगे, 8.5 न्यूटन हो जाएगा। अब डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy ओवर Fx। Fy भी 6, Fx भी 6, 6 को 6 पे डिवाइड किया 1, तो tan इनवर्स 1 का tan इनवर्स 45 डिग्री। समझ आ रही बात की? ठीक है, विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4.1 क्लियर हुआ। 4.2
ठीक है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 50 न्यूटन। कहता है 50 न्यूटन की फोर्स है, यानी ये हमें फोर्स दी हुई है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ये हमें एंगल यानी थीटा दिया हुआ है विद एक्स एक्सिस। समझ आ रही बात की? ठीक है, कह रहा उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। फोर्स एफ कितना है 50 न्यूटन, एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको पता है दो ही होते हैं, ठीक है, एक होता है एफ एक्स और एक होता है एफ वाई। तो ये दो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एफ एक्स का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स फाइंड करना है, एफ की वैल्यू 50, कॉस अपनी जगह पे, थीटा की जगह क्या आ गया 30। तो पहले हम cos 30 की कैलकुलेटर पर वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेटर पे होते हैं ना साइन cos tan के बटन लगे होते हैं, आप cos पहले बटन दबाएंगे, फिर आगे लिखेंगे 30 लिख के फिर इक्वल दबा देंगे, यह आ जाएगा 0.866, cos 30 0.866 आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 43.3 न्यूटन। चूंकि एफ एक्स फोर्स का कंपोनेंट है तो होती तो ये भी फोर्स है, लिहाजा इसका यूनिट भी क्या होगा न्यूटन। एफ वाई फाइंड करना है, तो एफ वाई क्या होगा एफ साइन थीटा, एफ 50 है, साइन अपनी जगह पे, थीटा 30 है। अब कैलकुलेटर पे पहले साइन का बटन दबाएंगे, फिर 30 लिख के इक्वल दबा देंगे, साइन 30 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई किया 25 न्यूटन, ये एफ वाई कंपोनेंट। तो हमने फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4.3 कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। कहता है एक फोर्स की मैग्नीट्यूड यानी एफ, ठीक है, और डायरेक्शन यानी थीटा। समझ आ रही बात की? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, एक्स कंपोनेंट यानी एफ एक्स, ठीक है, एंड वाई कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट ये मीन एफ वाई। कहता है अगर एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन हो, वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन, तो हमें गिवन है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स 12 न्यूटन, वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ वाई 5 न्यूटन। समझ आ रही बात की? तो हमने निकालना क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी जैसे ऊपर मैंने स्टेटमेंट में बताया आपको, ठीक है। सोल्यूशन, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस एफ वाई 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 13 न्यूटन मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई 5 है, एफ एक्स 15 है। समझ आ रही है? पहले 5 को 15 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 को उस पे 12 पे डिवाइड किया 0.416 आ गया। जब इसका टेन इनवर्स निकालेंगे यह आएगा 22.58। लेकिन अगर आप इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो चूंकि 8 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ होने वाली वैल्यू अगर 5 से बड़ी हो तो फिर इसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे, यह जगह 22.6 डिग्री। ये जो छोटा साइन है गोल ये डिग्री का है, ठीक है, और एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 4.4 अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ये हो गई फोर्स, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर। कहता हूं एक स्पैनर पर परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट।
तो चूंकि नट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है वो मूवमेंट आर्म होता है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है ये मूवमेंट आर्म है, ठीक है। ये स्पैनर है, समझ आ रही बात की। ये स्पैनर है, ये नट है। कहता है ये नट एक्सिस ऑफ रोटेशन, नट से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहां फोर्स लगाई जा रही है 100 न्यूटन। तो ये नट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो नट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का डिस्टेंस क्या बन गया, मूवमेंट आर्म। तो ये मूवमेंट 10 सेंटीमीटर मूवमेंट आर्म है एल। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, कहता फोर्स से जो टॉर्क है वो निकालें, ठीक है। तो फोर्स F 100 न्यूटन दी हुई है, मूवमेंट आर्म L 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम चूंकि L डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, तो 10 को मीटर में करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं ना, तो डिवाइड करना है, लेकिन 100 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 10 को 100 पे डिवाइड किया तो ये 0.1 मीटर आ गया, ठीक है। गिवन डाटा हो गया। अब टू फाइंड क्या करना है, टॉर्क, टा। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टा बराबर F इंटू एल। F 100 है, L 0.1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 न्यूटन मीटर। टा का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्लियर है। 4.5 वो कह रहा है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल दिया है, यानी थीटा, विद द हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी ये एफ एक्स दिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स होता है। फाइंड द फोर्स, कहता है फोर्स निकालें। तो आपको क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्स कितना दिया है, 50 न्यूटन। एंगल दिया 30 डिग्री, ठीक है, विद एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। फाइंड क्या करना आपने, फोर्स निकालनी है। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो फोर्स निकालने का एक फार्मूला ये भी है, F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला तब लगता है जब हमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंपोनेंट दिए हों। लेकिन अगर हम गिवन में देखें तो हमें तो सिर्फ एफ एक्स दिया है। समझ आ रही बात की, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, एफ वाई नहीं है। तो लिहाजा हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते, तो ये एक्स कंपोनेंट वाला फार्मूला यूज करें। एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। एफ एक्स 20 है, एफ फाइंड करना है। कॉस अपनी जगह पे, थीटा क्या है 30, 20 अपनी जगह पे, एफ अपनी जगह पे। कॉस 30 0.866, ठीक है, 0.866 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप डिवाइड हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू एफ। डिवाइड करेंगे 23.09 न्यूटन। इतना आंसर भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस 9 को राउंड ऑफ यानी ख़त्म करना चाहते हैं तो 9 5 से बड़ा है, तो आपको पता है 5 से बड़ी वैल्यू को जब राउंड ऑफ करते हैं तो उससे पहले वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज करते हैं, तो 0 में 1 इंक्रीज करेंगे तो 1 आ जाएगा, 23.1 न्यूटन। क्लियर है। ये 4.6 द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक कार का स्टीयरिंग है, लेट सपोज ये स्टीयरिंग है और ये स्टीयरिंग का सेंटर है, ठीक है, और ये स्टीयरिंग के सेंटर से ये बाउंड्री तक ये रेडियस है, और ये रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। यानी ये दिया हुआ है रेडियस और ये कपल की एक फोर्स दी हुई है,
वो कह रहा आपने टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑफ कपल, टॉर्क। ठीक है, अब इस स्टीयरिंग पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यहां से एक वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और एक यहां से ये वर्टिकली डाउन। आपको पता है कपल की दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होती हैं, ओपोजिट। तो ये भी 50 न्यूटन है, ये भी 50 न्यूटन है। अगर ये रेडियस है यहां से यहां तक, तो फिर ये भी रेडियस होगा यहां से यहां तक, ये भी 16 सेंटीमीटर है। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और इसको पॉइंट ओ कह देते हैं। समझ आ रही बात की? तो इसमें कपल आर्म क्या होगा, कपल आर्म ये है, ठीक है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये टोटल, ठीक है जी, ये ए से बी तक ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये क्या होगा, कपल आर्म, जिसे हम ए बी कह रहे हैं, ए बी कपल आर्म है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, रेडियस आर 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस ओ ए है, यानी ओ ए आर 16 सेंटीमीटर है, तो ओ बी भी तो रेडियस है ना, तो ओ बी आर ये भी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ये जो ए बी है, यानी ये जो कपल आर्म है ए बी, ये क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, और ये ए बी जो है ना, ये क्या है, कपल आर्म है, कपल आर्म। समझ आ रही है, ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो ए बी फिर क्या होगा, ओ ए भी 16 है, ओ बी भी 16 है, 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिस्टेंस है ना ए बी, तो डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। पहले भी आपको बताया पिछले न्यूमेरिकल में, फिर रिपीट कर रहा हूं कि सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए जो है ना वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम छोटे मीटर यूनिट से बड़े में जा रहे हैं, तो जब छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। 100 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 32 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.32 मीटर हो जाएगा। फोर्स कितनी गिवन है हमें, 50 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, टॉर्क ऑफ कपल। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, टॉर्क ऑफ कपल बराबर होता है एफ इंटू ए बी, यानी फोर्स इंटू कपल आर्म। फोर्स है 50, कपल आर्म है 0.32, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये टॉर्क ऑफ कपल आपके पास कितना आ गया, 16 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। 4.7 न्यूमेरिकल नंबर 4.7। A picture frame is hanging by 2 vertical strings. The tensions in the strings are 3.8 न्यूटन and 4.4 न्यूटन। कहता है एक पिक्चर फ्रेम को, लेट सपोज ये पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, इसको 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स से हैंग किया गया। ठीक है जी, ये वर्टिकल स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग्स है, इन स्ट्रिंग्स में टेंशन है। ठीक है, इसमें भी ऊपर की तरफ टेंशन पैदा हो रही है, इसे T1 कह लेते हैं, ये है 3.8 न्यूटन। इसमें भी ऊपर की तरफ टेंशन पैदा हो रही है, इसे T2 कह लेते हैं, ये है 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो इस पिक्चर फ्रेम का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये वेट हमने फाइंड करना है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो हमें टेंशन एट वन एंड या टेंशन एट वन स्ट्रिंग T1 3.8 न्यूटन दी है, टेंशन एट अदर एंड, दूसरे एंड में जो टेंशन है T2 4.4 न्यूटन दी हुई है। ठीक है, एक को T1 एक को T2 कह दिया। फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। आपने पिक्चर फ्रेम का वेट यानी W फाइंड करना। ठीक है,
तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक चूंकि वो पिक्चर फ्रेम हैंग है, रेस्ट पोजीशन में, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 लग रही है, यानी वो इक्विलिब्रियम में है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, W प्लस माइनस T1 प्लस माइनस T2 इज इक्वल टू 0। T1 T2 के साथ माइनस क्यों आया? देखे ना, वेट डाउनवर्ड है और T1 T2 अपवर्ड है, यानी ये दोनों वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ऑपोजिट है तो फिर T1 के साथ भी माइनस आएगा, T2 के साथ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो W प्लस माइनस T1 प्लस माइनस T2, इन तीनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यही कहती है कि किसी बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0। तो तीनों फोर्सेस का सम क्या है? 0। तो W प्लस माइनस माइनस T1 प्लस माइनस माइनस T2 इज इक्वल टू 0। लेकिन आपने W निकालना है, T1 T2 दोनों इधर माइनस के, उधर ले जाएं, दोनों इधर आके 0 में क्या हो जाएंगे? प्लस। ये T1 भी माइनस का था, प्लस हो गया, T2 भी माइनस का था, प्लस हो गया। तो W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 3.8 है, T2 4.4 है, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 8.2 न्यूटन। ठीक है, ये उस फ्रेम का क्या आ गया? वेट आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4.8। ठीक है, 2 blocks of masses 5 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, तो इसको हम M1 कह देते हैं, इसको M2 कह देते हैं। 2 ब्लॉक हैं, ये दिखाए हुए हैं, एक 5 किलोग्राम है, ऊपर वाला M1 है, नीचे वाला M2, आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर में आपको दिखाया हुआ। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, कहता है ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है ना, इन स्ट्रिंग्स में आपने टेंशन निकालनी है। ठीक है, इसमें भी टेंशन पैदा हो रही है, इसको T1 कह देते हैं, और इसमें भी ऊपर की तरफ टेंशन पैदा हो रही है, इसको T2 कह देते हैं। क्योंकि हमने चैप्टर 3 में ये बात पढ़ी हुई है कि जब किसी ब्लॉक को या बॉडी को हम स्ट्रिंग के साथ हैंग कर देते हैं, ठीक है, तो बॉडी के वेट की वजह से स्ट्रिंग में खिंचाव पैदा हो जाता है ऊपर की तरफ, उस खिंचाव को टेंशन कहते हैं। ठीक है, टेंशन एक फोर्स होती है। तो हमने T1 T2 ये दोनों फोर्सेस फाइंड करनी है, T1 भी फाइंड करनी है, T2 भी फाइंड करनी है। अब हमें गिवन क्या? हमें गिवन है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी हमने क्या कह दिया? M1 5 किलोग्राम, मास ऑफ सेकंड ब्लॉक M2 3 किलोग्राम। ठीक है, फाइंड क्या करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग्स T1 एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग T2, यानी T1 और T2 दोनों फाइंड करना। समझ आ रही बात की? टेंशन किसके बराबर होगी? वेट। ठीक है, वेट एंड टेंशन इन फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, ये देखें, आपको दोबारा पिक दिखा रहा हूं। अगर हम T1 की बात करते हैं तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन पैदा हो रही है, क्या वो खाली इस ब्लॉक के वेट की वजह से है? नहीं, वो इन दोनों ब्लॉक्स के वेट की वजह से, दोनों के। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक इस ब्लॉक को खींच रहा है और ये ब्लॉक आगे इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, यानी इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन या फोर्स एक्ट कर रही है वो दोनों के वेट के इक्वल है। इसका वेट इसे खींच रहा है, फिर ये उसे खींच रहा है। समझ आ रही है? तो लिहाजा जो T1 होगी ना, T1 वो किसके बराबर होगी? W1 प्लस W2, यानी ऊपर वाले ब्लॉक का वेट प्लस नीचे वाले ब्लॉक का वेट। W1 क्या है? M1G। W2 क्या है? M2G। ठीक है, क्योंकि W किसके बराबर होता है? W बराबर होता है mg के, तो W1 M1G के बराबर होगा, क्योंकि W1 M1 का वेट है तो उसका मास M1 है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो W2 M2G। M1 कितना है? 5 है। ठीक है, G कितना होता है? 10 प्लस M2 कितना है? 3 है। G कितना है? 10 है। 5 10 50 प्लस, ठीक है, यहां प्लस आना है, बाय मिस्टेक ये लिखा गया है माइनस, लेकिन यहां पे प्लस आना है। ठीक है जी, 3 10 30, तो 50 प्लस 30
कितना हो गया 80 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये टेंशन आ गई T1। अब उसके बाद T2 निकालनी है, यानी टेंशन सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक की टेंशन T2 वो सिर्फ W2 के बराबर होगी। वो क्यों? ठीक है, डायग्राम पे गौर करें। ये T2 को सिर्फ नीचे, इस स्ट्रिंग को सिर्फ नीचे वाला ब्लॉक खींच रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक क्योंकि वो तो स्ट्रिंग से ऊपर है, वो इस स्ट्रिंग पर फोर्स नहीं लगा। ऊपर वाली स्ट्रिंग पर दोनों ब्लॉक फोर्स लगा रहे, लिहाजा टेंशन दोनों के वेट के बराबर थी। लेकिन नीचे वाली स्ट्रिंग पर सिर्फ ये वाला ब्लॉक फोर्स लगा, लिहाजा T2 जो है ना वो किसके बराबर होगी? W2 के। ठीक हो गया। तो T2 किसके बराबर है? W2 क्या है? M2 जी। M2 3 है, G 10 है, 3 10 का 30, तो T2 30 न्यूटन। ठीक हो गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4.9, a nut has been tightened by a force of 200 न्यूटन। कहता है एक नट को 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर टाइट किया गया, ये फोर्स है। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, कहता है 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर इस्तेमाल किया है। तो स्पैनर के हमेशा बिल्कुल एंड पर फोर्स लगाई जाती है। समझ आ रही बात की? ये स्पैनर है ना, ठीक है, तो स्पैनर के यहां फोर्स लगाई जाती है बिल्कुल एंड पर, और यहां नट होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। समझ आ रही बात की? ये क्या है? एक्सिस। तो एक्सिस से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक ये मूवमेंट आर्म होता है। समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब है जो स्पैनर की टोटल लेंथ होती है ना, वही मूवमेंट आर्म होता है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर स्पैनर की लेंथ है ना, ये मूवमेंट आर्म है L। ठीक है। What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स? समझ आ रही है? कहता अगर उसी नट को हमने लूज करना है 150 न्यूटन फोर्स लगा के, फिर हमें कितना लंबा स्पैनर चाहिए? देखें, दो फोर्सेस दी हैं, तो जो पहली फोर्स टाइट करने के लिए लगा रहे हैं उसे F1 कह देते हैं, और जो फोर्स लूज करने के लिए लगा रहे हैं इसे हम F2 का नाम दे देंगे। ठीक है। और जो टाइट करने के लिए स्पैनर यूज किया है इसके मूवमेंट आर्म को L1 कह देते हैं। ठीक है। और जो लेंथ हमें चाहिए लूज करने के लिए उसे L2 कह देते हैं। यानी आपने सेकंड स्पैनर की लेंथ या सेकंड स्पैनर का मूवमेंट आर्म निकाला। फर्स्ट फोर्स F1 200 न्यूटन है, फर्स्ट लेंथ ऑफ स्पैनर L1 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। सेकंड फोर्स F2 150 न्यूटन है। ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है? सेकंड लेंथ ऑफ स्पैनर L2, ये फाइंड करना है। समझ आ रही है? अब देखें, नट तो सेम है ना, नट चेंज नहीं हुआ। अगर नट वही है तो जो टॉर्क उसको टाइट करते वक्त पैदा हुआ है उतना ही टॉर्क उसको लूज करते वक्त पैदा होगा। तो पहले हम टॉर्क निकाल दें बाय यूजिंग टॉर्क फार्मूला। ठीक है। तो क्या यह यूज करेंगे? टा इज इक्वल टू F1 इंटू L1। फर्स्ट फोर्स के लिए हमने टॉर्क का फार्मूला यूज किया। टा बराबर होता है F इंटू L, लेकिन यहां फोर्स होगी F1 और मूवमेंट आर्म होगा L1। तो F1 200 है, L1 0.1 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो टार्क आ गया 20 न्यूटन मीटर। अच्छा, जितना टार्क ये टाइट करते वक्त आया है ना, जब हम उसको लूज करेंगे उसी नट को, चाहे जो सा मर्जी स्पैनर यूज कर ले, लेकिन नट सेम है तो लूज करते वक्त भी टॉर्क यही पैदा होगा, यानी 20 न्यूटन ही पैदा होगा। ठीक है। बाय यूजिंग टॉर्क फार्मूला सेकंड फोर्स टा इज इक्वल टू F2 इंटू L2। सेकंड फोर्स के लिए F2 इंटू L2 आ जाएगा। टार्क 20, टार्क वही रहना है। ठीक है। फोर्स 150, L2 फाइंड करना। 150 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है। इसको डिवाइड किया, L2 आ गया 0.133 मीटर, लेकिन इसका आंसर बुक पे सेंटीमीटर में गिवन है तो हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे। जब सेंटीमीटर से
मीटर में जाना हो, छोटे यूनिट से बड़े में जाना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अब बड़े यूनिट से छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो L2 को यानी 0.133 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 13.3 मीटर सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर है। 4.10 कह रहा अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? ठीक है, 1 मीटर लंबी बार है, ये देखिए, ठीक है, ये 1 मीटर लंबी बार, 1 मीटर लंबी बार है ये, फर्ज करें इसको यहां वेज पर बैलेंस किया हुआ, ठीक हो गया। अब इसके एक साइड पर कहता 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसका जो सेंटर है, समझ आ रही बात की, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहां 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ब्लॉक हैंग किया है, समझ आ रही है, ठीक है। उस ब्लॉक का मैस, इस ब्लॉक का मैस 10 किलोग्राम है, और ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये वाला डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 20 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात की। वो कह रहा है इस मीटर रॉड को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरे एज पर यहां कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमें गिवन क्या है, मैस ऑफ ब्लॉक 10 किलोग्राम है, टोटल लेंथ ऑफ बार, बार की जो टोटल लेंथ है ना यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल लेंथ, ये कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ है इसकी। समझ आ रही है। आगे मूवमेंट आर्म ऑफ वेट OC, वेट का मूवमेंट आर्म, इसको C कहा हुआ है और इसको O कहा हुआ है। O से C तक ये वेट है ना, क्योंकि ब्लॉक का मैस दिया है, लेकिन ब्लॉक अपने वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा, और इसका वेट क्या होगा, देखिए मैस 10 है, जी की वैल्यू भी 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, तो ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है। इसका मतलब ब्लॉक यहाँ जो फोर्स लगा रहा है वो 100 न्यूटन लगा रहा है। समझ आ रही है। तो मूवमेंट आर्म ऑफ वेट OC वो कितना है 20 सेंटीमीटर। मूवमेंट आर्म ही होगा ना, ये डिस्टेंस, ये O इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये C पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो OC जो है ये क्या है, मूवमेंट आर्म है। ठीक हो गया। मूवमेंट आर्म ऑफ वेट OC, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 20 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, 0.2 मीटर आ। अब वेट ऑफ द ब्लॉक W, ब्लॉक का वेट निकालना है W, ठीक है, W इज इक्वल टू mg, 10 इंटू 10 100 न्यूटन, जैसे मैंने अभी पीछे निकाल के दिखाया है। मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स OB, ठीक है, कौन सी फोर्स, ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं दूसरे एंड पे, ये B, OB, ये मूवमेंट आर्म, ये मूवमेंट आर्म कितना है 50 सेंटीमीटर। वो कैसे, क्योंकि ये रॉड बिल्कुल सेंटर पे बैलेंस है, यानी पॉइंट ऑफ 50 सेंटीमीटर पे है, और हम फोर्स बिल्कुल शुरू में एज पे लगा रहे हैं, यानी 0 सेंटीमीटर पे। तो फोर्स से लेकर, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ये टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो O भी 50 सेंटीमीटर, तो मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स OB 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मूवमेंट आर्म ऑफ वेट, मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स, यहां वेट की बजाय फोर्स आना है, मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स OC की बजाय OB आना है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर, 50 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 मीटर आ। अब आपने फोर्स निकालनी, तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, आपको पता उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है, ठीक है। आप इसको देखें, ये ब्लॉक क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा कर रहा है, और हमारी लगाई गई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज,
लेकिन रॉड बैलेंस है, इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क वेट पैदा कर रहा है, वेट मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, वेट W है और मूवमेंट आर्म OC है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारी फोर्स पैदा कर रही है, तो हमारी फोर्स F है और हमारी फोर्स का मूवमेंट आर्म O भी है। तो वेट 100, OC 0.2, F फाइंड करना है, OB 0.5, इनको मल्टीप्लाई किया 20, ठीक है, F इंटू 0.5, 20 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है जी, सॉरी 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 20 पे डिवाइड हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको डिवाइड करेंगे, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो है ना वो क्या आ गया है इसका आंसर फोर्स। तो ये था आज का लेक्चर, आपके न्यूमेरिकल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।